नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना सिंह, इग्नू की काउंसलर हूँ। साथ ही मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर श्री श्याम स्वरूप विश्वविद्यालय। मैं यहाँ पर आज इग्नू के काउंसलर के तौर पे आपके समक्ष मौजूद हुई हूँ और आज का विषय है ISLM एनालिसिस। सबसे पहले तो मैं इस सब्जेक्ट का कोड बताना चाहूँगी, जो कि BECC 134 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 से लिया गया है। आज आपके बीच मैं ISLM एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करूँगी और साथ में इससे रिलेटेड, इस मॉडल से रिलेटेड, इसकी सिंथेसिस से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। इग्नू के काउंसलर के तौर पे आपके बीच मौजूद इस एनालिसिस को बताने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूँगी इसके इंट्रोडक्शन की। उस इंट्रोडक्शन में सर्वप्रथम ये जानना ज़रूरी है कि यह ISLM एनालिसिस सर्वप्रथम किसने दिया। ISLM एनालिसिस, ISLM मॉडल, जिसको कि हम हिग्स और हैंसन के मॉडल के नाम से भी जानते हैं। अमूमन हर जगह आपको हिग्स और हैंसन का मॉडल नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादातर या ISLM मॉडल के नाम पे जाना जाएगा। 1937 में जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ और केन्स के द्वारा प्रतिपादित मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज दी गई, जिनको कि उन्होंने अपनी किताब थ्योरी ऑफ वेल्थ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जिक्र किया और उसमें उस थ्योरी के ज़रिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइडर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट के रूप में सामने आया और उस मॉडल को, उस थ्योरी को मॉडल के ज़रिए और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए हिग्स ने अपनी थ्योरी में, हिग्स ने अपने मॉडल में इसका जिक्र किया। सबसे पहली बात कि हिग्स ने अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए बताया, तो वहीं हैंसन ने मैथमेटिकल अप्रोच के ज़रिए, डेरिवेशंस के ज़रिए इस मॉडल को प्रत्यारोपण या प्रतिपादित किया। मैथमेटिकल डेरिवेशन कोई बहुत पुरानी प्रक्रिया नहीं थी। जब हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में पढ़ते हैं मार्जिनलिस्ट जब हमारी थ्योरी में आए तो उन्होंने मैथमेटिकल डेरिवेशंस के ज़रिए एक नया प्रारूप देना शुरू किया इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को एक तरीके से। और इस नए प्रारूप के ज़रिए, इस मैथमेटिकल डेरिवेशन के ज़रिए उस हर एक मॉडल, हर एक थ्योरी की एक ऑथेंटिसिटी और उसकी एक सत्यता, जिसको हम कह सकते हैं, वह सिद्ध होती है। ISLM मॉडल में भी मैथमेटिकल एक्सटेंट जो दिया, मैथमेटिकल डेरिवेशन के ज़रिए जिन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, वो हैंसन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले इस थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट है वो 1930 में कीन्स के बाद 1937 में इकोनॉमिस्ट जॉन हिग्स, जिनका नाम दिया गया, उन्होंने इस मॉडल को प्रपाउंड किया और इस थ्योरी की ऑथेंटिसिटी, जो कीन्स की थ्योरी थी, जिनको उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में जिसका जिक्र किया था, उसमें इन सारे तथ्यों को सिद्ध करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया। ISLM मॉडल एक इंटरैक्शन है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट। IS यानी कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग, और LM मतलब लिक्विडिटी एंड मनी, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को वर्टिकल एक्सिस पे रख करके दिखाया गया, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट के इंटरेस्ट रेट्स में होने वाले चेंजेस की वजह से बॉन्ड्स के बाइंग कैपेसिटी में लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस पूरी थ्योरी में प्रतिपादित किया गया और उसकी सत्यता को प्रतिपादित किया गया। ISLM मॉडल एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन को दिखाता है, एक बैलेंस सिचुएशन को दिखाता है, जिसके जरिए इंटरेस्ट रेट और
इन्वेस्टमेंट, सेविंग, लिक्विडिटी एंड मनी मार्केट सबका एक सामंजस्य बनता है, जिसको कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि ISLM कई बार हिक्स हैंसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को दोनों ही विचारधाराओं में अलग अलग तरीके से संतुलन को दिखाया गया है, चाहे वो वस्तु बाजार की बात हो और चाहे वह ब्याज दर के निर्धारण से संबंधित स्पष्टीकरण की बात हो। यह सिद्धांत केवल यह बताता है कि विनियोग बजट समानता की दिशा में विभिन्न ब्याज की दरों पर आय के स्तर में क्या होगा। कीन्स के सिद्धांत तक मुद्रा बाजार के संतुलन को बताता है, जिसमें बाजार दर पुनः अनिर्धारण है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति की समानता की दशा को स्पष्ट करता है। ISLM मॉडल बहुत ही प्रभावशाली मॉडल सिद्ध हुआ, एक क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल के रूप में, जिसमें इस थ्योरी की आगे आने वाले संपेक्ष में हम इस बात में भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पे इसका असर पड़ता है। सबसे पहली चीज, ISLM मौद्रिक नीतियों पर जो असर डालता है, उस परिप्रेक्ष्य में चीजों को जानने के पहले हम थोड़ा सा मॉडल के बारे में समझेंगे और जानेंगे। सबसे प्रथम विनियोग मांग यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे, यानी कि IS, विनियोग इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा कहीं ना कहीं हमारी इनकम से जुड़ा हुआ है, और इनकम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट की दर बढ़ती है, लेकिन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इस इनकम की दर को में कोई बदलाव लाता है या नहीं लाता है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। दूसरा तत्व है यानी कि वेरिएबल, जिसको हम जानते हैं बचत वक्र, यानी कि सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन हमेशा हमारी इनकम का वो भाग होता है जिसको हम बचा के रखते हैं, यानी कि इनकम और सेविंग एक तरीके से वो भाग निकल के हमारे सामने आता है जब कंजम्पशन में से टैक्सेस को हटा दिया जाता है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट, और वो जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का प्रारूप होता है वो कहीं ना कहीं हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी रेगुलेट होता है। IS वक्र यानी कि विनियोग बचत वक्र प्रतिष्ठित सिद्धांत से प्राप्त किया जाता है, जो ब्याज एवं आय के ऐसे संयोग को बताता है जिन पर विनियोग एवं बचत दोनों बराबर होते हैं। वस्तु बाजार में इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फलन है, और सेविंग जो है वह इनकम यानी कि आय का फलन है, तथा इन्वेस्टमेंट सेविंग वस्तु बाजार में संतुलन के लिए आवश्यक है कि विनियोग तथा बचत दोनों बराबर हो। ISLM वस्तु बाजार में इन सभी कारणों की सहायता से IS वक्र की व्युत्पत्ति की जाती है, जिसको कि हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस चित्र में सर्वप्रथम हमारी एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया जाता है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इनकम को लिया जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, यानी कि इनकम के विभिन्न स्तरों में, चाहे कि हम उसको Y1 मान ले, Y2 मान ले, Y3 मान ले, Y4 मान ले, चाहता था Y5 पर बचत वक्र यानी कि सेविंग फंक्शन क्रमशः होता है। वहीं सेविंग फंक्शन में SY1, SY2, SY3, SY4, S5Y5 का क्रमशः एक समानता स्थापित करते हुए एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। उस इक्विलिब्रियम के जरिए एक क्रमशः ब्याज दर को भी रखा जाता है, जैसे कि R1, R2, R3, R4 और R5। जब आप इसकी एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे डायग्राम में, तो आपको क्रमशः ये तीनों चीजें आपस में एक समानता, एक विनियोग वक्र की एक समानता को स्थापित करते हुए दिखाई दिया जाएगा। चित्र के निर्धारण पे कई सारे बिंदु और कई सारे चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर हम चित्र को ड्रॉ करते हैं तो हमें कई विभिन्न अंग मिलेंगे, जिसमें कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है जहां पर
y1 s1, y2 s2, y3 s3, y4 s4 एंड y5 और s5 के साथ में R1, R2, R3, R4 और R5 एक इक्विलिब्रियम स्थापित करते हैं और वही हमारा IS कर्व होता है। IS LM कर्व होता है बेसिकली। IS वक्र होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ होता है, नीचे की तरफ जाता हुआ होता है। कहने का प्रारूप ये है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाता है। इस वक्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड स्लोपिंग का आयत मतलब ही मकसद ही यही होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है, इनकम में होने वाले बदलाव से रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बदलाव हो रहा है। पहले हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, हमारी इनकम भी कम थी। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है और विभिन्न बिंदुओं में एक इक्विलिब्रियम स्थापित करता चला जा रहा है, जिसके जरिए यह तथ्य क्लियर होता है कि IS हमेशा विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पे जिस जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है, वह उसके IS कर्व को भी शिफ्ट करता रहता है। IS कर्व की शिफ्टिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम किसी पॉलिसी की वजह से उसमें आने वाले बदलाव के बारे में जानेंगे। दूसरा तथ्य है LM वक्र, यानी कि जिसको कि हम लिक्विडिटी और मनी कहते हैं। IS तो पूरी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही गवर्न होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैसे रेगुलेट होता है इसके बारे में हमने जानकारी की है। LM वक्र कीन्स के विश्लेषण का एक बहुत अभिन्न अंग है, क्योंकि कीन्स ने अपने मॉडल में हमेशा एक लिक्विडिटी और मॉनेटरी एस्पेक्ट के बारे में बताया। लिक्विडिटी और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स पूर्णतः मौद्रिक घटना है। कीन्स के विश्लेषण के अनुसार अर्थव्यवस्था में ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है। ब्याज दर अर्थव्यवस्था की मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा की मांग की सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। आय के विभिन्न स्तरों पे तरलता पसंदगी में कई स्तर होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कीन्स की तरलता पसंदगी विचार में LM वक्र की उत्पत्ति की जा सकती है, यानी कि कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से हम LM वक्र का जन्म हुआ। LM यानी कि लिक्विडिटी फॉर द मनी डिमांड। हम सब मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बारे में कई बार पढ़ते होंगे और मनी डिमांड क्यों जरूरी है, उसे किस तरह से पूरे अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है, कैसे अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। तो ये पूरा तथ्य जो है, लिक्विडिटी हमेशा मनी के डिमांड पर निर्भर होती है, कितना मनी डिमांड और कितनी मनी सप्लाई हो रही है और किस तरीके से मनी को रेगुलेट किया जा रहा है। LM वक्र हमें बताता है कि तरलता पसंद की वक्र दिए हुए होने की दशा में विभिन्न आय स्तर पर ब्याज की क्या क्या दरें हो सकती हैं, किन किन रेट पे आखिर LM यानी कि लिक्विडिटी मनी डिमांडेड जो है वो स्थापित किया जा सकता है और उनके बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। LM वक्र को जैसा कि हम देखते हैं कि वह एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वक्र होता है, नीचे की ढाल IS होती है और ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ वक्र जो होता है वो LM वक्र होता है। LM वक्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें लिक्विडिटी और इनकम के बारे में जानना होगा। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय जो है वो 100 है, उसके बाद 150 हो गई, फिर इसके बाद 210 हो गई, फिर 240 बढ़ जाती है या 250 हो जाती है। जैसे जैसे आय में होने वाले बदलाव बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बदलाव होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से, अगर हम मुद्रा की पूर्ति के स्तर को हम फिक्स रखें, यहाँ ये एक बात ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मुद्रा की जो पूर्ति होती है यानी कि मनी डिमांड को हम फिक्स रखेंगे। अगर मनी डिमांड उस क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल में मनी डिमांड फिक्स नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो बदलाव जो है वो हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे या उसके बीच में सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाएंगे। LM वक्र चूंकि चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ वक्र होता है, तो उसमें विभिन्न विभिन्न बिंदु होते हैं। जैसे जैसे आय में बदलाव होता जाता है वैसे वैसे हमारी लिक्विडिटी भी में भी बदलाव होता चला जाता है। लिक्विडिटी यानी कि कितना आप अपनी एक्सपेंस को या कितनी प्रेफरेंसेस को किस तरीके से अपने व्यय में लाते हैं। यह वक्र चढ़ता हुआ इसलिए होता है क्योंकि ये
सामंजस्य स्थापित करता है कि कैसे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होता चला जा रहा है, वैसे वैसे लिक्विडिटी में भी बदलाव होता चला जा रहा है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, हमारी लिक्विडिटी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, ऊपर की तरफ कर्व होती चली जा रही है। एलएम वक्र और उसकी व्युत्पत्ति के बारे में अभी तक हमने जाना, जिसके जरिए हम यहाँ चित्र के जरिए भी इसको बना सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। अमूमन चूंकि इस तरह के मॉडल को हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए आप चित्र के जरिए इसको बहुत बखूबी, बहुत आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। चित्र भाग एक स्थिर मुद्रा पूर्ति और एलएम वक्र को दिखाया जाता है। विभिन्न स्तरों में आय में बदलाव y1, y2, y3, y4 और y5 की तरलता पसंदगी के हिसाब से हम L1, y1, L2, y2, L3, y3 और L4, y4 तथा L5, y5 को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जैसे जो जो लिक्विडिटी इनकम चेंज हो रही है, वैसे वैसे हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस चेंज हो रही है। इनको प्रदर्शित करते हुए हम विभिन्न आय के स्तरों में उस मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति की समानता को स्थापित करते हैं। बेसिकली L इज इक्वल्स टू M, वट एवर द मनी डिमांडेड, जो भी मनी डिमांडेड होती है उसके साथ में लिक्विडिटी किस प्रेफरेंस में स्थापित हो रही है, वो विभिन्न क्रमशः दरों में रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से निर्धारित की जाती है, जिसमें कि R1, R2, R3, R4 और R5 निर्धारित होते हैं। चूंकि हमने इनकम की 5 दरें ली, हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस की भी 5 दरें ली, तो और हमने साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी 5 दरें ली। एलएम वक्र आय तथा ब्याज की दर में ऐसे संयोग बिंदु को स्थापित करता है, एक बिंदु पथ बनाता चला जाता है। कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कहीं ना कहीं वो बदलता चला जाता है। उस बिंदु पथ को अगर हम आपस में जोड़ें और परस्पर एक सामंजस्य बनाएं, तो वहां मनी और लिक्विडिटी यानी कि एल और एम दोनों बराबर होंगे। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम में को हम एक तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट करेंगे, और एलएम वक्र की सहायता से दिए गए स्तरों के हिसाब से हम ब्याज की दरों का भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस बिंदु पर अगर यह हमारी इनकम है और यह हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, तो हमारी ब्याज की दर क्या होगी। आय के स्तरों में होने वाले बदलाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और ब्याज की दर और साथ में हमारी इनकम के बीच में आपसी सामंजस्य को बना के रखें। किंतु यदि हमें पहले से आय स्तर का पता रहेगा तो हम ब्याज की दर का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। बहुत से जगह यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि यदि हम आय के स्तर का पता हमें लग जाता है तो क्या ब्याज की दर का अनुमान लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आय का स्तर जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसको एक स्थायित्व देने के लिए जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होता रहता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने वाले बदलाव के हिसाब से अगर सिस्टम रेगुलेट होता है और एल और एम आपस में बराबर होते हैं, तो वह एक विभिन्न स्थिति को दर्शाता है। अब इस ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है, बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि ISLM मॉडल में इस ब्याज की दर का निर्धारण के बारे में जानना और समझना बहुत ही एक अहम जानकारी को दिखाता है कि किस तरह से ब्याज की दर जो है वो आपस में घटती और बढ़ती रहती है। IS वक्र और LM वक्र दोनों की सहायता से हम ब्याज की दर तथा आय स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। यानी कि IS और LM वक्र की अगर हम स्थायित्व या उनके चेंजेस को अगर हम रेगुलेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें होने वाले बदलाव को भी देख सकते हैं और उसमें होने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारण की इस प्रक्रिया को किसी चित्र के जरिए समझा जा सकता है, जैसे कि चित्र हमारे सामने आप बना भी सकते हैं और उसके हिसाब से उसको समझ भी सकते हैं। चित्र में एक वर्टिकल एक्सिस में फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम आय के दरों को लेते हैं। आय में होने वाले बदलाव से हमेशा अमूमन रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंजेस आते हैं, यानी कि R1 से R2 की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे कि आय में स्तर Y1 से Y2 की तरफ शिफ्ट होता है। LM और IS वक्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये दोनों जहां आपस में काट के इक्विलिब्रियम की स्थिति पैदा करते हैं, वही हमारी एक्चुअल इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, यानी कि वहां पर हमारा एक वास्तविक
और विनियोग इच्छित और डिजायर्ड जो बचत होता है वो निर्धारित होता है। एक होता है इच्छित और एक होता है वास्तविक। वास्तविक बचत और ऐच्छिक बचत यानी कि ISLM इक्विलिब्रियम स्टेट में तब आते हैं जब हम जो चाहते हैं वहां तक हमारी जो इक्विलिब्रियम की स्टेट आए और जो हमने वास्तविक स्थिति है वो दोनों आपस में जब बराबर होती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक डिजायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिखाता है और वही एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। और इक्विलिब्रियम शिफ्ट भी होता है, जैसे कि IS पहले आप मान सकते हैं कि y स्तर पे IS1 और R1 जो है वो एक स्थिति में थे, वहां पे LM वक्र भी LM1 की स्थिति में था। वहीं अगर हम रेट ऑफ इनकम बढ़ती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होता है और LM वक्र अपने उस सुनियोजित जगह से हट करके दूसरी स्थिति पे चला जाता है जिसको हम इक्विलिब्रियम 2 कहते हैं। और IS2 वक्र भी राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड यानी कि आप इस हाथ की तरफ दाएं स्थिति की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होता है और वो एक अलग स्थिति बनाता है, वो एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। और इसी के जरिए हम ये कह सकते हैं कि एक संतुलन बिंदु E1 से E2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एक नई जो कह सकते हैं संतुलन बिंदु का निर्धारण होता है और उसको देखा जाता है। मुद्रा की मांग मुद्रा की पूर्ति के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितना मुद्रा की मांग हो रही है उतनी मुद्रा की पूर्ति भी होनी चाहिए। दूसरा जो तथ्य है वो पहला तथ्य हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितनी जो ऐच्छिक हमारी बचत है और वही और हमारी जो वास्तविक बचत है वो बराबर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है मुद्रा की मांग और मुद्रा की स्थिति दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि IS2 परिवर्तित विनियोग बचत वक्र को बताता है, वहीं बचत वक्र जो है वह परिवर्तन विनियोग फलन यानी कि विदित अथवा बचत फलन में कमी के कारण को उत्पन्न करता है से होता है। परिवर्तित LM वक्र मुद्रा की पूर्ति और विदिति एवं तरलता पसंदगी में कमी के कारण उत्पन्न होता है। परिवर्तित IS2 और LM2 वक्रों के साथ OR2 ब्याज दर और OY2 स्तर को निर्धारित होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब शिफ्ट ऑफ ISLM दोनों ही कर्व होते हैं तो एक नई बिंदु का प्रारूप जन्म लेता है जिसको हम इक्विलिब्रियम 2 यानी कि एक संतुलन E2 के नाम से जानते हैं। यह E2 में आपका IS2, LM2 और OR2 और OY2 एक्सिस में बनता है। इस प्रकार ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का निर्धारण है जो कि निम्नलिखित फलन पे आधारित है। कई बार मन में यह जिक्र आता है कि आखिर किस चीज का फलन है, क्यों इस तरीके के फंक्शन ऑफ, जिसको हम फंक्शन ऑफ के नाम से भी जानते हैं। तो विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के मांग का फलन है, वहीं फंक्शन ऑफ कहा जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वहीं अर्थात विनियोग ब्याज के दर का फलन होता है, वहीं बचत जो है वो हमारी आय स्तर तथा ब्याज की दर दोनों का ही फलन होता है। तरलता पसंदगी फलन यानी कि L, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। यह इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों से रेगुलेट होता है, यानी कि उसका निर्धारण दोनों को के जरिए किया जाता है। यानी कि तरलता पसंदगी फलन यानी कि लिक्विडिटी इज इक्वल्स टू LY&R ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं, तो इसको हम एक फंक्शन ऑफ के रूप में जानते हैं। अर्थात मुद्रा की मांग आय स्तर तथा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। जो भी मुद्रा की मांग है वो हमारी आय स्तर क्या है और ब्याज की दर क्या है इस पर निर्भर करती है। तभी तो हमारी तरलता पसंदगी का स्तर निर्धारित होता है आय और ब्याज दर पे, यानी कि आप कितना आखिर लिक्विडिटी डिमांड कर रहे हैं, कितनी लिक्विडिटी सप्लाई है, लिक्विडिटी हमारे पास कितनी है और हम किस तरीके से उस लिक्विडिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह मुद्रा की मांग कितनी है हमारी, वह हमारे आने वाले समय के आय पर और उसके होने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मुद्रा की मांग जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब इसमें एक बहुत अहम भूमिका है, जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा y इज इक्वल्स टू दैट इज योर पब्लिक एक्सपेंडिचर के रूप में अगर हम जाने, एक्सपेंसेस के रूप में जाने, व्यय के रूप में जाने, तो वहां पे कंजम्पशन, इनकम, सेविंग्स एंड गवर्नमेंट आता है। लेकिन जब हम ओपन मॉडल की बात करते हैं तो वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी को भी जोड़ा जाता है। जहां पर मुद्रा के नियंत्रण की बात आती है वहां पर सरकार की भूमिका अहम हो जाती है और सरकार अपनी दो अहम तंत्र कह सकते हैं, दो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज के जरिए इस
सिचुएशन को रेगुलेट करती है, इस स्थिति को संतुलन में लाती है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। आई मुद्रा की मात्रा जो सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है और स्थिर होती है, वह उपयुक्त फलनों के आधार पर संतुलन शर्तों के को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है, यानी कि I इज इक्वल्स टू S अर्थात विनियोग एवं बचत, वहीं L इज इक्वल्स टू M अर्थात मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। यही एक सबसे अहम चीज होती है जिसको कि सरकार अपनी समस्त कार्रवाई में बराबरी में लाने के लिए पूरा प्रयासरत रहती है, यानी कि मुद्रा जो भी मुद्रा जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो रेशियो होता है वो बराबर होना चाहिए और मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होनी चाहिए। एक बार फिर थोड़ी सी चीज़ों पे नज़र डालते हुए इस कई चीज़ों का जिक्र हम करते हैं, चूंकि मॉडल के ज़रिए और ग्राफ के ज़रिए आपने बहुत सी चीज़ों को समझा, तो अब हम थोड़ा सा ISLM मॉडल में कुछ चीज़ों को और भी समझते हैं। इसमें जो सरकार के हाथ में चीज़ें होती हैं वो ऑफकोर्स मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि हमारी मौद्रिक नीति होती है और मौद्रिक नीति और हमारी वित्तीय नीति के जरिए सरकार जो है वो विभिन्न आयामों के जरिए इस ISLM मॉडल में एक सापेक्ष और उनकी इफेक्टिवनेस को, प्रभावशीलता को दर्शाती, प्रभावशीलता को दिखाते हैं। आय एवं ब्याज दर का निर्धारण, जैसा कि हम जानते हैं, हिक्स और हैंसन के सिद्धांत के संतुलन की विशेषणता पर आधारित प्रस्तुत किया जाता है। यह इस बात को ध्यान देता है कि वस्तु बाजार संतुलन यानी कि I और S, उन्हीं के साथ में मुद्रा बाजार में संतुलन होना चाहिए, यानी कि L इज इक्वल्स टू M होना चाहिए। दोनों ही मॉडलों में समन्वय होना चाहिए, जिसको कि ISLM वक्र कहा जाता है। जब दोनों में ही समन्वय होता है तो उसको हम ISLM वक्र कहते हैं। हिंस ने इसको एक मॉडल के रूप में जाना, जबकि इसका जो भी सिद्धांतिक और आप कह सकते हैं थ्योरी एस्पेक्ट था वो केन्स ने पहले ही 1930 के बाद अपनी किताब में लिखा और उसके बारे में जिक्र कर रखा था। ये कीन्स की बेसिकली थ्योरी पर ही निर्धारित है। इस वक्र में क्लासिकल मॉडल के दो घटक निवेशक हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तरलता अधिनियम के दो घटक मुद्रा की मांग L और M को समानुपातिक वक्र में देखा जाता है, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट है IS वक्र वास्तविक प्रभावों और चरों के संतुलन या बचत निवेश को व्यक्त करता है, ये भी हम समझ चुके हैं। LM वक्र जो है मौद्रिक क्षेत्र यानी कि स्टॉक चरों के संतुलन यानी कि मुद्रा की पूर्ति कितनी है और तरलता अधिमान को व्यक्त करता है। IS वक्र अनुसूचियों तथा निवेश अनुसूचियों के परस्पर संबंध को व्यक्त करता है, की व्याख्या करता है बेसिकली। IS वक्र जो है वो स्तरों तथा ब्याज दरों के विभिन्न सहयोगों पर बचत तथा निवेश की समानता को प्रस्तुत करता है। वहीं LM वक्र मौद्रिक क्षेत्र के संतुलन को व्यक्त करता है। LM वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संतुलन होना बहुत आवश्यक है, यानी कि हर LM वक्र के जो बिंदु होते हैं उनमें मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संतुलन होना आवश्यक है। ISLM मॉडल एवं आय निर्धारण को एक श्रेष्ठ मॉडल कहा गया है, क्योंकि इस मॉडल के जरिए मौद्रिक मॉडल और वित्तीय नीतियों को समझाने में सफल रहा है, यानी कि जो भी हमारी वित्तीय नीतियां हैं या मौद्रिक नीतियां हैं, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के हिसाब से उनको बनाने में, उनको डिजाइन करने में बहुत मदद मिलती है और कहीं ना कहीं उनका जो अहम योगदान रहता है उनमें आने वाले बदलाव से को हम ISLM मॉडल के जरिए समझ करके उनमें और भविष्य में बदलाव कर सकते हैं। मौद्रिक मॉडल हालांकि एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे बेस्ड होता है और वित्तीय मॉडल जो है, नीतियां जो है वो समझने में एक लॉन्ग टर्म मॉडल के रूप में सफल रहा है। वित्तीय एवं राजकोषीय नीति की सापेक्ष क्रियाशीलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ISLM मॉडल को समझा जाए। ISLM मॉडल स्पष्ट करता है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था में घोर मंदी में जब तरलता पास की अवस्था उत्पन्न होगी तो ऐसी अवस्था में मौद्रिक नीति सफल नहीं होती, क्योंकि मौद्रिक नीति जो है वो मंदी के समय बहुत तेजी से काम नहीं कर सकती है, बहुत तेजी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकती उस समय। ISLM मॉडल मौद्रिक और वित्तीय नीति के सापेक्ष में क्रियाशीलता को समझने में समर्थ। अगर हम इन दोनों को एक जगह रखें और एक जगह
इक्विलिब्रियम स्थापित करें तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट का वो बिंदु हमको मिल जाता है जहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग भी बराबर होती है और एलएम यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस ऑफ मनी सप्लाई भी बराबर होती है। तो ऐसा कोई ऐच्छिक बिंदु जिसको निर्धारित हम कर पाते हैं, जिसको हम निर्धारित कर पाते हैं, वो वास्तविक बिंदु के बिल्कुल बराबर होता है कहीं ना कहीं, और वो हमें एक मॉडल के रूप में देता है जिसको हम आईएसएलएम मॉडल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं हम आईएस वक्र की ओर। आईएस वक्र आय एवं ब्याज के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जहां पर बचत व विनियोग बराबर होते हैं। आईएस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों आईएस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो आईएस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि वह हर बिंदु में होने वाले बदलाव को ऊपर से नीचे की तरफ दर्शाता है। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे हमारा बढ़ता चला जाता है, हमारी इनकम भी कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है। इनकम बढ़ती है, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पर उसी के हिसाब से आईएस वक्र के ढाल को निर्धारित करता चला जाता है। विनियोग एवं बचत के विभिन्न साधन को दिखाता है, या हम कितना सेव करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन दोनों के सामंजस्य को प्रदर्शित करता है आईएस वक्र। आईएस वक्र की ढाल आईएस वक्र की ढाल पर निर्भर होती है यदि सरकार अपने खर्चों में वृद्धि करे या कमी करे। इसकी वजह से आईएस वक्र हमारी बदलती है। अगर हमारी खर्च में वृद्धि होती है तो आईएस वक्र दाईं तरफ विवर्तित होता है, यानी कि दाईं तरफ शिफ्ट होता है। इसको हम शिफ्टिंग ऑफ कर्व के नाम से भी जानते हैं, शिफ्टिंग ऑफ आईएस कर्व के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि डायग्राम के जरिए भी हम इसको बना सकते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले सकते हैं एंड वाई एक्सिस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले सकते हैं। एक्स एक्सिस में इनकम को ले सकते हैं और वाई एक्सिस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। वाई एक्सिस में जैसे जैसे हमारे इनकम में बदलाव होता चला जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होती चली जाती है और हमारा यह आईएस वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे कि हम मान के चले कि हमारी जो इनकम है वो वाई बिंदु पर स्थित है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है। दोनों ही तथ्य वहां पे होते हैं। जैसा कि अगर खर्च सरकार बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं हमारे इनकम में बदलाव होता है, हमारी इनकम में बदलाव होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो हमारा पैटर्न है उसमें भी बदलाव होता है। कहीं ना कहीं हमारी इनकम बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है हम और से ज्यादा लोन लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं और उस इनकम से कहीं ना कहीं यह राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि दाईं तरफ शिफ्ट होता है। उसको हम IS1 के नाम दे सकते हैं। यानी कि Y1 बिंदु पर अगर I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें एक शिफ्ट ऑफ कर्व मिलता है जिसको कि हम IS1 के नाम से या IS1 के नाम से जानते हैं। तो ये दाईं तरफ शिफ्ट को दर्शाता है। वहीं अगर स्थिर इनकम है और उसके बाईं तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के होने वाले वित्तीय खर्चों में कोई बदलाव आया है, जिसमें कमी आई है और उस कमी की वजह से हमारी इनकम में कमी आई है और इनकम में कमी की वजह से हमें एक टाइम पे लगता है कि चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो ज्यादा हो, हमें न लोन लेना है ना हमें खर्च करना है, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट का दर भी नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि ID से अगर हम उसको दर्शाएं रेट ऑफ इंटरेस्ट को और YD से अगर हम दर्शाएं इनकम को, तो कहीं ना कहीं ये होने वाले लेफ्टवर्ड शिफ्ट को दर्शाता है जिसको कि हम ISD के नाम से जानते हैं। यानी कि वक्र जो है वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ खसक जाता है। तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ, हालांकि इक्विलिब्रियम की स्थिति तो वहां भी बन सकती है, लेकिन उस स्थिति में जबकि लिक्विडिटी ऑफ मनी LM कर्व कांस्टेंट कर दिया जाता है और दोनों IS कर्व में हम शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो वह दाईं और बाईं तरफ शिफ्ट होता है और वो भी होने वाले सरकार के व्यय के बदलाव की वजह से होता है। यानी कि सरकार अपने खर्चों में अगर कोई वृद्धि करती है या कमी करती है तो उसकी वजह से IS कर्व दाईं तरफ प्रवर्तित होता है। यदि इसके विपरीत करो तो व्यय में कमी होती है, यानी कि सरकार अपने व्यय में कमी अगर करती है तो वह बाईं तरफ प्रवर्तित होता है। यह हमने अपने डायग्राम के जरिए इस चीज को समझा और जाना। कई बार यह भी सवाल होता है कि यह IS वक्र लोचदार होती है
यानी कि स्ट्रेट लाइन होने के बजाय लोचदार भी होती है और बेलोचदार भी होती है, इसको भी समझना बहुत अहम है। या आईएस वक्र बेलोचदार होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, ये सारी बिंदु जो है इस आईएस कर्व की शिफ्टिंग और उसमें होने वाले इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में होने वाले बदलाव की वजह से होता है। आईएस वक्र अगर बाईं तरफ होगा तो विनियोग बचत ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि अगर बाईं तरफ हमारा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम बचत ज़्यादा करेंगे, विनियोग बचत ज़्यादा होता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट वक्र यदि दाईं तरफ होगा तो विनियोग बचत विनियोग से ज़्यादा होगा। दोनों ही कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ज़्यादा होगा अगर हम बाईं तरफ जान रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सेव नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा कि हम जानते हैं दोनों में एक अलग रिलेशन होता है। और या तो आप इन्वेस्ट करते हैं या तो आप सेव करते हैं, ये तो बहुत तय सी बात है। विनियोग यानी कि हमारे होने वाले जो खर्चे, हमारा होने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वह हमारी बचत से ज़्यादा होता है अगर आईएस वक्र बाईं तरफ होता है, यानी कि बाएं की तरफ शिफ्ट होता है। तो आईएस वक्र यदि दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं बचत विनियोग से ज़्यादा होता है। कीन्स के रेंज और राजकोषीय नीति पर कार्य करती है। कीन्स की एक रेंज भी डिफाइन करी गई है, उसको हम अगले एक डायग्राम में समझेंगे कि कीन्स की रेंज क्या होती है और किस तरीके सरकार अपनी व्यय को, अपनी आय को तब तक छूट देती है जब तक कि वो केन्स की आय की रेंज पर ना आ जाए। यानी कि केन्स की रेंज यदि आय की रेंज बढ़ती है तो सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है और करों में छूट देती रहती है। तो यानी कि सरकार अपने खर्चों को बढ़ाती है और कर को, यहाँ कीन्स की रेंज की वास्तविकता जो है वो हमारी राजकोषीय नीति को सिद्ध करता है। यानी कि सीधा सीधा हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है जिसको हम राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं, वह केन्स की रेंज का निर्धारण करती है। केन्स की रेंज केवल राजकोषीय नीति पे ही कार्य करती है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। केन्स की रेंज में यदि आय बढ़ती है तो सरकार अपने व्यय को बढ़ाती है तथा करों में छूट देती है। केन्स की रेंज में एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगी आपको, केन्स की रेंज में यदि आय हमारी बढ़ती है तो सरकार अपनी व्ययों में बढ़ोतरी, अपने व्यय को बढ़ाती रहती है और करों में छूट देती रहती है। और ज्यादातर कई बार सरकार इस तरह की पॉलिसी अपनाती है कि आपको अलग अलग टैक्सेस से रिलैक्सेशन देती रहती है। वो कहीं ना कहीं केन्स की रेंज की आय को बढ़ाने का कार्य करती है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारा आईएस वक्र है वो एक ऐसे संतुलन पोजीशन पर आ जाए, एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जिससे कि हमारा एलएम वक्र भी उस जगह पर मिलता हो। आईएस वक्र वास्तविक क्षेत्र को बताता है, यानी कि किस तरह से वास्तविक क्षेत्र में हम आईएस वक्र को दिखाते हैं और आईएस वक्र को सिद्ध करते हैं। आय स्तरों तथा ब्याज के विभिन्न दरों के सहयोग पर बचत व निवेश की समानता को प्रदर्शित करता है। आय स्तर तथा ब्याज की दर विभिन्न सहयोगों पर बचत एवं विनिवेश की समानता को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर हम बात एलएम वक्र की करते हैं तो आय व ब्याज के उन संयोगों को बताता है जहां पर मुद्रा की मांग पर मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है। यानी कि जहां पर मुद्रा की मांग कितनी की जा रही है और मुद्रा की पूर्ति कितनी हो रही है, वहां पे एलएम वक्र को दिखाया जाता है। एलएम वक्र की ढाल धनात्मक होती है। कई बार पूछा जाता है धनात्मक धनात्मक का मतलब क्या होता है, तो धनात्मक ढाल वक्र को दिखाता है जो ऊपर की तरफ उठते हुए होता है। एलएम वक्र की ढाल मुद्रा की तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है, कितनी आखिर सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में कितनी मुद्रा की तरलता, इन लिक्विडिटी को पसंद किया जा रहा है। मैं दोनों ही शब्दों में बता रही हूँ, हिंदी और अंग्रेजी में, ताकि आपको कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको किताबों में मिलेगी जो लिक्विडिटी के नाम से आएंगी, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में आपको इसका जिक्र दे रही हूँ। एलएम वक्र की ढाल मुद्रा की उस पसंदगी यानी कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि वो कितना ऊपर जाएगी, किस तरीके से मूव करके ऊपर की तरफ बढ़ती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और वह दाएं की तरफ होता है, यानी कि दाएं तरफ बढ़ती है, तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी हो तो वह बाईं तरफ बढ़ होती है। जाहिर सी बात है, हमेशा राइटवर्ड से शिफ्ट बढ़ते हुए में होता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति अगर में वृद्धि हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में, हमारी इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में, तो वह जो लिक्विडिटी एलएम कर्व है वो दाईं तरफ शिफ्ट होता चला है, ऊपर बढ़ते हुए दाईं
तरफ बढ़ने लगेगा और चढ़ने लगेगा। जब वक्र में ढाल उधर सीधा पूर्ण बेरोजगार होता है तो वह केवल मौद्रिक नीति कारगर होती है, यानी कि सीधे सीधे मनी रेगुलेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे देश की मौद्रिक नीति जो है वो हमारे देश की मनी सप्लाई को सीधे सीधे रेगुलेट करती है। जैसा कि आप बहुत जानते हैं हमारे तरह तरह के रेट्स होते हैं, बैंक रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे या जानते होंगे, या आगे आने वाले कई एक अपने सेशंस में इसके बारे में और जानेंगे। तो मौद्रिक नीति का पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी, मौद्रिक नीति का मकसद ही ये होता है कि कहीं न कहीं मनी को रेगुलेट करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को एंश्योर करना। तो अर्थव्यवस्था के जो विकास के लिए मौद्रिक नीति का संचालन होता है, उसके ज़रिए कहीं न कहीं एलएम वक्र भी निर्धारित किया जाता है, उसके कर्व को निर्धारित किया जाता है। अगर वह ढाल उदग्र सीधा पूर्णतः बेलोचदार होता है, ऊपर की तरफ जाता होता है, तो कहीं न कहीं मौद्रिक नीति कारगर होती है और राजकोषीय नीति असफल हो जाती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम मनी को सीधे-सीधे रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ी, हमारी इन्वेस्टमेंट सेविंग रेशियो से वह रेगुलेट नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे सीधे-सीधे लिक्विडिटी प्रेफरेंस के कंट्रोल से वह एलएम वक्र रेगुलेट किया जा रहा है, यानी कि एलएम वक्र के ज़रिए हमारी मौद्रिक नीति चल रही है। राजकोषीय नीति सफल नहीं होती है ऐसे स्थिति में, वहीं अगर एलएम वक्र क्षितिज तो केवल राजकोषीय नीति कार्य करती है, यानी कि अगर एलएम वक्र सीधा होता है, यानी कि बेरोजगार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नहीं होता है, पूर्णतः बेलोचदार नहीं होता है, तो वह कहीं न कहीं राजकोषीय नीति कार्य कर रही होती है और मौद्रिक नीति कार्य नहीं कर रही होती। तो कहने का मतलब कि एलएम वक्र के ज़रिए हम मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन और मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन को देखते हैं। किस तरह से ये दोनों नीतियाँ कार्य करके हमारी देश की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाते हैं, यह एलएम और आईएस वक्र के ज़रिए जाना जा सकता है। एलएम वक्र का विभाजन वैसे तो 3 भागों में किया गया, जिस कर्व के बारे में हम बात कर रहे थे, जिस कर्व की जानकारी के बारे में हम बात करना चाह रहे थे, वह था एलएम वक्र का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। कर्व अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसा कि वाई एक्सिस में हम जानते हैं हमारी ब्याज की दरें होती हैं और एक्स एक्सिस में हमारी इनकम होती है। जैसे जैसे हमारी यह इनकम बदलती चली जाती है, यानी कि y1, y2 और y3 होती चली जाती है, हमारी ब्याज की दर r1, r2 और r3 की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगर हम y1 के बिंदु पे देखें तो एक ए बिंदु बनता है जो आईएस वक्र का बिंदु होता है, वो स्ट्रेटली डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ जाता रहता है। वह बिंदु जो है उसमें एलएम वक्र को हम नहीं दिखाते हैं। एलएम वक्र अगर ई पॉइंट से शुरू होता है, यानी कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, वक्र ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाता है, आईएस वक्र नीचे की तरफ जाता हुआ दिखा देता है। कहीं ना कहीं अगर हम एलएम वक्र को लेते हैं और बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ा हुआ होता है और एलएम वक्र बी बिंदु पे आके मिलता है। लेकिन हमें एक ऐसे बिंदु की संरचना करनी है, ऐसे बिंदु को देखना है, जब हम इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं तो एक बिंदु हमको मिलता है जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम ई पॉइंट। और उस बिंदु को यदि हम जोड़ते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट I2 और Y2 में जाकर मिलता है। इसी बिंदु के में आकर के हम यह कह सकते हैं, यह वह बिंदु है जहां पर सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इज इक्वल्स and IS and LM curve also form a same equilibrium position. IS LM curve यहाँ पर एक संतुलन स्थापित करता है जहाँ पर कि बचत, विनियोग और साथ में हमारी मौद्रिक मांग और मुद्रापूर्ति जो होती है वो बराबर होती है। कहने को तो यह बहुत छोटा सा डायग्राम है जिसके जरिए आप इसको बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अर्थतः तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं आईएस वक्र रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़े होने पर भी डिसाइड नहीं होता, बहुत कम होने पे भी डिसाइड नहीं होता, और एलएम वक्र भी बहुत उच्चतम बिंदु यानी कि हाई इनकम और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिसाइड नहीं होता। यानी कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसी डिजायर्ड बिंदु को खोजा जाता है, एक ऐच्छिक बिंदु को ढूंढना होता है जो कि हमारी
वास्तविक बिंदु और वास्तविक मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा डिमांड से या मुद्रा मांग से मिलती हो और उसको एक स्थापित करते हुए एक बिंदु स्थापित करती है उसमें। एक जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कीन्स रेंज का भी किया था। कीन्स रेंज भी कुछ हद तक एक ऐसी ही जगह होती है जहां पर कहीं ना कहीं वो दोनों बिंदु जो है वो आपस में मिलते हैं और उसके जरिए यह डिसाइड होता है कि आखिर मुद्रा मांग और मुद्रा पूर्ति जो है वो किस स्थिति पे रखा जाए, कहाँ उसको रखा जाए। कीन्स की रेंज जो होती है वो एक मौद्रिक नीति के प्रभाव से अगर स्थापित करी जाए, दोनों के सामंजस्य, वास्तविक सामंजस्य से अगर मौद्रिक व वास्तविक दोनों के सामंजस्य स्थापित की जाए तो हम कह सकते हैं, यानी कि यदि क्लासिकल दो रेंजेस इसमें स्थापित होती हैं, अगर एक डायग्राम और बनाए तो उससे और भी चीजें स्थिति वस्तुस्थिति उत्पन्न क्लियर होती है। वो है एक्स एक्सिस में हमेशा की तरह हम इनकम को रखेंगे और वाई एक्सिस में हमेशा की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखेंगे। जो हमारी कीन्स की रेंज होती है वो हमेशा यह कहती थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो तुरंत कहीं ना कहीं मध्यवर्ती रेंज में, कीन्स की रेंज में एक डिसीजन होता है, वह है रेट ऑफ इंटरेस्ट और साथ में उसमें होने वाले आय के बदलाव की वजह से पाए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन मौद्रिक नीति के प्रभाव से वही रेंज जो है वो बढ़ के क्लासिकल रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, क्लासिकल रेंज के नाम से जानी जाती है। और वह यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बढ़ने वाले एकदम से जो आय में बढ़ोतरी होती है, चाहे सरकार अपने द्वारा किए गए नीचे किए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट से या मुद्रा सप्लाई बहुत ज़्यादा करे, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दे अपनी इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से जो लोगों की आय में बदलाव आएगा, एक बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव, ना मध्यवर्ती बदलाव की बात नहीं करें, हम बहुत ज़्यादा वाले बदलाव की बात करें, वह क्लासिकल रेंज, यानी कि वह रेंज जिसमें होने वाले आय के तुरंत बदलाव से कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक नया बदलाव आता है, यानी कि IS3 और IS4 एक नई रेंज का गठन होता है। इस तरीके से कीन्स के इस अप्रोच को हम कहीं ना कहीं एक नई मौद्रिक नीति के प्रभाव की वजह से समझ सकते हैं, नई मौद्रिक नीति के प्रभाव को जानते हैं। कीन्स के थ्योरी की वजह से जिस भी मॉडल का गठन हुआ वो ISLM मॉडल के नाम से जाना गया और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ा और हमने बहुत तरह तरह के चीज़ों को के बारे में जाना, उनकी शिफ्टिंग के बारे में जाना, किस तरह से कीन्स की मॉडल और शिफ्ट होती है और किस तरीके से यह चेंज होती है और हर देश की हमारी जो मौद्रिक नीतियाँ होती हैं, चाहे फेड का अपनी की पॉलिसी हो, RBI की अपनी पॉलिसी हो, उसके जरिए किस तरह से ISLM कर में एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है और किस तरह से दोनों को बराबर रखा जा सकता है और दोनों की अवधारणा से एक नई मॉडल का गठन हो सकता है, वह एक इक्विलिब्रियम स्थिति को जाना जा सकता है और सरकार क्या उसके हिसाब से अपने आने वाले मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति के में बदलाव कर सकती है, उसके बारे में जाना। एक जो बहुत अहम चीज आपके दिमाग में बार बार आ रही है वो है एजम्पशन। आखिर क्या इस मॉडल की सत्यता या इस मॉडल को हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं या कहीं भी समझ सकते हैं या किसी भी इकोनॉमी में इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हमें कुछ एक एजम्पशंस पे काम करना पड़ेगा, तभी इसकी सत्यता को हम सिद्ध कर सकते हैं। पहला एजम्पशन है कि ऑल प्राइसेस फिक्स्ड, यानी कि सारी प्राइस, जितनी भी तरह की प्राइसेस ली गई हैं उनको फिक्स कर दिया गया, यानी कि उनको स्थिर रखा गया है। दूसरा एजम्पशन है एक्सेस कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, बदलाव की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो सकती हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ISLM इन 2 मार्केट्स, जैसे कि 2 मार्केट के बारे में बात की गई, गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। तो दोनों के ही कॉम्बिनेशन, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, दोनों के कॉम्बिनेशन से इस मॉडल को बनाया जा सकता है। यदि हम सिर्फ गुड्स मार्केट को लेकर चले तो हम यह कार्य नहीं कर सकते और हम सिर्फ मनी मार्केट को लेकर चले तो भी यह कार्य नहीं कर सकते। गुड्स मार्केट जिसको कि हम IS के नाम से जानते हैं और मनी मार्केट जिसको कि हम LM के नाम से जानते हैं, इनमें एक बहुत अच्छा बड़ा रिलेशन होता है जिसको कि हम y = C + I + D के नाम से जानते हैं। और अगर ओपन इकोनॉमिक मॉडल है तो जाहिर सी बात है y = C + I + D x - m लिखते हैं। ये इस इक्वेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और इसके रिलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। कंजम्पशन यानी कि C हमारा वो पार्ट होता है जिससे कि हमारी कहीं ना कहीं वो
जो हम टैक्स देने के बाद पोर्शन बच जाता है उसको हम कंजम्पशन के नाम से जानते हैं और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं। अब सबसे अहम चीज़ जो है वो इन दोनों ही कर्व में जो इम्पोर्टेंट रखती है वो है इसकी लिमिटेशंस, यानी कि कर्व की कोई तो ऐसी सत्यता होगी, कोई तो ऐसी चूक होगी इस पर्टिकुलर मॉडल में जिसको कि कहीं ना कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ या जिसके बारे में हम चूक रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से इसकी सत्यता को सिद्ध नहीं करता, इसको पूरी तरह से प्रतिपादित नहीं करता, पूरी तरीके से हर स्थिति हर इकोनॉमी में अप्लाई नहीं किया जाता। किसी भी मॉडल को पढ़ने के बाद या किसी भी थ्योरी को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद, उनके डायग्राम को समझने के बाद, उसकी सत्यता को अप्लाई करने के बाद, उससे जब रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्थिति बनती है, वह पाने के बाद कहीं ना कहीं अंत में हम आते हैं कि सिद्धांत में दोष क्या क्या पाए गए। तो मैं बता दूं, इस दोष को सबसे पहले मिल्टन फ्रेडमैन और पैटकिन ने सबसे पहले इसको बताया और इसको दिखाया, सिद्धांत को किस तरीके से हमारा ये सिद्धांत फेल है या यह सिद्धांत पूरी तरीके से हमारी थ्योरी को नहीं दिखाता है या हमारी थ्योरी की सत्यता को नहीं दिखाता है। कुछ बिंदु थे जिसको हम भूल गए, एजम्पशन लेने के बावजूद अगर हम किसी को एज्यूम भी करते हैं तो उसमें कुछ खामियां जरूर निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं हर एक खामी जो है वो हमारे अगले आने वाले पड़ाव में एक नई थ्योरी या एक नए सिद्धांत को जन्म देती है। और मिल्टन फ्रेडमैन जो है वो हमारे एक आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे सामने आए। कीन्स की थ्योरी को ज्यादातर क्रिटिसाइज अगर किसी ने किया है या उसके दोषों को निकाला है या उनकी थ्योरी में होने वाली खामियों को दर्शाया है, तो उनमें मिल्टन फ्रेडमैन का बहुत बड़ा रोल प्ले, क्योंकि मिल्टन फ्रेडमैन जो है थे वो बहुत बड़े मौद्रिक नीतियों के जनक थे। उन्होंने बहुत मनी सप्लाई से रिलेटेड, मनी डिमांड से रिलेटेड, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज में अपना योगदान दिया, उसको आगे में सुचारू रूप से सही तरीके से एप्लीकेशन बेस बनाने में अपना योगदान दिया। इन सारी थ्योरीज जो है उनकी सत्यता इसी पर निर्भर करती है कि उसकी खामियों को भी हम समझें और उसको हम जानें। पहली खामी है समय और तत्व की अपेक्षा, यानी कि हमने टाइम को एक इग्नोर करके रखा है। टाइम जो है, टाइम लैग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे पास दो तरह के टाइम होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। शॉर्ट टर्म में ये चीजें कई भांति में तो सिद्ध होती हैं, कई भांति में स्पष्ट नहीं होती। अचानक आने वाले अर्थशास्त्र में किसी भी आने वाले इकोनॉमी में किसी भी बदलाव को वो स्पष्ट नहीं करता कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आखिर ब्याज की दर में अंतर क्यों होता है। शॉर्ट टर्म में हम ब्याज की दर कुछ और रखते हैं, लॉन्ग टर्म अगर हम सोच के चले तो हम कुछ और रखते हैं। जैसे कि मौद्रिक नीतियों में अभी आपने कुछ समय कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मौद्रिक नीतियों में आरबीआई ने 4 साल बाद किसी रेट में या दरों में कुछ चेंज बदलाव किया है। एक लॉन्ग टर्म बदलाव है। शॉर्ट टर्म बदलाव यानी कि होने वाले साल से 6 महीने के बीच के जितने बदलाव होते हैं वो शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल के बदलाव होते हैं। तो आखिर इस ब्याज दर में, ब्याज के दरों में यह बदलाव शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में अलग अलग क्यों रखा गया, अलग अलग, यह स्पष्ट नहीं करता है कि यह अर्धकालीन या अल्पकालीन बदलाव को किस तरीके से सिद्धांत कैसे सिद्ध किया जा सकता है, जो कि बहुत अहम बिंदु है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बार बार चेंज कर दें या शॉर्ट टर्म में अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, लॉन्ग टर्म में अलग रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आईएस और एलएम कर्व के बदलावों को सुनिश्चित करना या उनके संतुलन को बनाना तो बिल्कुल बहुत एक मुश्किल कार्य हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी अपने एक फ्लो में चलती है, एक इकोनॉमी अपने तरीके से रेगुलेट होती है, उसमें बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड की में होने वाले चेंजेस की वजह से हमारे अपनी अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलाव, हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ अपनी प्रायोरिटीज होंगी जिसके जरिए हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट होती है। दूसरी चीज है कीमत परिवर्तन की अपेक्षा, यानी कि हमने प्राइस को फिक्स रखा है। जैसा कि मैंने आपको एजम्पशन में शुरू में ही चीजें बताई कि प्राइस को फिक्स रखा गया। प्राइस को फिक्स रखने की वजह से हमारे कहीं ना कहीं बाइंग कैपेसिटी जो होती है, हम किसी भी तरीके का जो हम कंजम्पशन करते हैं उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। प्राइस को फिक्स हमने रखा, प्राइस को इग्नोर किया कहीं ना कहीं, और वो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं हमारी इस आईएसएलएम की सत्यता को नहीं दिखाता। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इस सिद्धांत को आईएसएलएम दोनों ही फलन
कीमत स्थिर मानकर प्राप्त किए गए हैं, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति पाई नहीं जाती है। यानी कि प्राइस को इग्नोर करना कहीं न कहीं ISLM दोनों में ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर IS को हम देखें इन्वेस्टमेंट ऑन सेविंग पैटर्न, तो वो कभी भी प्राइस को फिक्स रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग पैटर्न को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम प्राइस को फिक्स रखेंगे तो हम आने वाले टाइम में होने वाले वास्तविक बदलाव को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐच्छिक बदलाव तो मिल जाएगा जहां तक हम चाहते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। दूसरा है विनियोग एवं ब्याज दर, यानी कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट। इस सिद्धांत से में यह मान लिया गया है कि ब्याज दर तथा विनियोग लोचदार होता है, जबकि अध्ययन यह बतलाता है कि विनियोग सामान्य रूप से ब्याज दर की सापेक्षा बेलोच होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यह मान लिया है कि दोनों ही लोचदार होते हैं, यानी कि ब्याज दर जैसे जैसे बदलती चली जाती है, हमारा इन्वेस्टमेंट भी पैटर्न चेंज होता चला जाता है। जबकि ऐसा नहीं होता, कई अमूमन समय में ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होती है, लेकिन लोग कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, लोन्स नहीं लेते, खर्च नहीं करना चाहते, ऐसी भी एक स्थिति आती है। और यह इस बात को हमेशा शो करता है कि विनियोग सामान्य रूप से ब्याज दरों की सापेक्षा बेलोच होता है। ये कुछ चीजें हैं, बिंदु हैं, जिनके जरिए हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस में और इन्वेस्टमेंट रेट में होने वाले के जितने भी बदलाव हैं, वह इस थ्योरी की सत्यता को कहीं ना कहीं नकारते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मिल्टन फ्रीडमैन ने मॉनेटरी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे चीज़ों का जिक्र किया, तो उनकी समझ में इस थ्योरी में इस क्रिटिसिज्म का जो पॉइंट था, उसको लेकर के बहुत अलग व्यूज आए, उसको लेकर के चीज़ समझ में आई कि कहीं ना कहीं अगर हम एजम्पशन में ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इफेक्टिवनेस है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी की, जो सत्ता है या उसका जो प्रभाव है, या जिस तरीके से मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी काम करती है, उनमें होने वाले बदलाव को, उनमें होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को हम नहीं देख सकते हैं, उनमें हम उन परिवर्तनों को कभी नकार सकते हैं, उनमें होने वाले बदलाव को हम नहीं समझ सकते, और सही मायने में हमारे होने वाली नीतियों में होने वाले परिवर्तन को हम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फिस्कल, मौद्रिक और हमारी जो नीतियां होती हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे देश के आगे आने वाले भविष्य को दिखाती हैं। और ISLM कर्व के जरिए हम ये तो समझ सकते हैं कि उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के बाद हम एक अच्छे कैसे दर निर्धारित करने में कामयाब हो सकते हैं कि अगर यह दर होगी और अगर हमारी इनकम की रेट यही बढ़ती रहेगी और हमारी दर यह रहेगी, तो हमारी स्थिति जो है इक्विलिब्रियम जो है उसी पोजीशन पे चलेगी, और उसी के हिसाब से हम अपने होने वाले मौद्रिक खर्चों को और मौद्रिक बदलावों को और मौद्रिक निर्णयों को ले सकते हैं। वहीं वित्तीय निर्णयों की जहाँ तक बात करें, तो टैक्सेस से बहुत हद तक रेगुलेट होता है। तो टैक्स किस तरीके से हमारे टैक्सेस को रेगुलेट किया जाए, टैक्सेस का दर क्या हो, और किस तरह से टैक्स रेट जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट, सेविंग को और लिक्विडिटी ऑफ मनी को रेगुलेट करते हैं, उसकी कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसकी वजह से वह एक संतुलन स्थिति को प्राप्त करेगा, यह हमारे इस प्रारूप में इस मॉडल से दर्शाता है। इस मॉडल की जो अहम मूल बिंदु थे उसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया कि प्रोफेसर हिग्स ने दोनों ही विचारधाराओं को अपूर्ण बताते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठित विचारधारा वस्तु बाजार के संतुलन को बताती है, जिसमें कि ब्याज के दर का निर्धारण के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ब्याज की दर आखिर एग्जैक्टली कैसे रेगुलेट होती है, क्यों रेगुलेट होती है, यह स्पष्ट नहीं कर पाए, बल्कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट, सेविंग और लिक्विडिटी एंड मैनेजमेंट को उन्होंने दर्शाया। इस पूरी थ्योरी में हमने इन सारी प्रारूपों को देखा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे सेविंग हो, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे मनी सप्लाई हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझे और हमको ये समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में किस तरह से एक संतुलन की स्थिति बन सकती है, और किस तरह से हमारी मौद्रिक और वित्तीय नीतियों का संचालन किया जा सकता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आज इग्नू की काउंसलर के रूप में मैं आपके सामने ISLM मॉडल का मैंने जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सुनने के लिए और उसको समझने के लिए। धन्यवाद।